Very good morning, dear students. Class 11th. Students, today we are going to discuss some important concept of the accounting equation. Students, आज तो कुछ खास है, कुछ अलग से ट्रांजेक्शन्स मैं लेकर के आया हूँ जिसका इफेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन पे कैसे पड़ेगा। क्योंकि कुछ बेसिकली चीज़ें होती है जैसे कैपिटल से बिजनेस को स्टार्ट करना, सामान को परचेज करना, सामान को सेल करना, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं रिपीटेड है और कई बार करते हैं तो हमें जो है याद हो जाती है। कुछ एक्स्ट्रा की कंसेप्ट आज आप सीखेंगे, ठीक है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसे तो 2-1-3 ट्रांजेक्शन जो है एग्जाम में आपके आने ही आने हैं, तो उसके लिए आप ध्यान से देखिए। कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखे हैं, आपके क्वेश्चन ये बुक से भी मैच कर सकता है, लेकिन एक आध दो ट्रांजेक्शन मैच करेंगे, सारे ट्रांजेक्शन नहीं मैच करेंगे। आज आपको सीखना है, यहाँ से बुक भी देखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे मैंने रखा है। लेकिन रिक्वेस्ट है बेटा कि ऐसे ट्रांजेक्शन करने के बाद अगर ऐसे ही ट्रांजेक्शन आपको बुक में मिलते हैं तो वहां पे ये नहीं कि सर ये नहीं पढ़ाया गया है या ये चीजें हमें नहीं आ रही हैं, ठीक है। तो इतना ध्यान से देखेंगे कि ऐसे ट्रांजेक्शन अगर आपको मिलते हैं तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि सर ने ऑलरेडी इस पे जो है डिस्कस कर रखा है। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन यहाँ पे देखिए, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने अलग से लगा दिया, देखो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मालिक ने बिजनेस को कैश से स्टार्ट किया। यहाँ पे कैश भी 1,20,000 रुपए रखा है और साथ ही साथ उसके पास कुछ गुड्स था जो कि बेचने लायक था, उसको भी यहाँ पे जो है 40,000 का रखा गया। तो बिजनेस जो मालिक स्टार्ट कर रहा है वो कैश के साथ साथ गुड्स भी जो है बिजनेस को दे रहा है। फिर अगर हम बात करें परचेज गुड्स फॉर कैश, तो ये तो सीधा सा ट्रीटमेंट है, प्रीवियस ट्रीटमेंट है। परचेज गुड्स फॉर कैश, नगद में सामान बेचा तो इसका ट्रीटमेंट आप जानते हैं। रेंट रिसीव किया, ये आपके इनकम है, ये भी आप कर सकते हैं। सैलरी पेड 2000, देखिए यहाँ पे ये अलग से ट्रांजेक्शन हमने जोड़ रखा है। सैलरी पेड 2000, 2000 रुपए की सैलरी पे किया और उसी के साथ साथ सैलरी आउटस्टैंडिंग है 4000। आउटस्टैंडिंग का मतलब कोई, आपने अभी तक क्या जानते थे कि आउटस्टैंडिंग का मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होता है, लेकिन यहाँ पे आउटस्टैंडिंग का मतलब जो बनेगा वो बनेगा बाकी, ठीक है। आउटस्टैंडिंग का मतलब बाकी होता है। अगर आप किसी खर्चे को पे नहीं कर पाते हो तो दैट विल बी ट्रीटेड एज अ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। If the amount is unpaid, if the expenses is unpaid during the year, that is transferred to the outstanding expenses, and that is your liability because in future you have to pay. You cannot deny for the payment. That's why it is treated as a liability for the future years. प्रीपेड इंश्योरेंस, कुछ इंश्योरेंस ऐसे जिसको प्रीपेड कर दिया गया। प्रीपेड का मतलब इफ द एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, जैसे किसी को 2000 रुपए देना था और आपने अभी से 2500 रुपए दे दिया तो 2000 तो इस साल का एक्सपेंस है, बट रेस्ट ऑफ द 5000 विल बी ट्रीटेड एज अ प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। तो प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से भी यहाँ पे ट्रीटमेंट अभी आप देखेंगे। इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हद तक चीजों को समेट दिया गया है ताकि इसके बाहर ट्रांजेक्शन्स आपके ना जाए। रिसीव्ड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव किया, यह भी मैंने एक इनकम का एग्जांपल ले लिया है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 7000, इसके बाद कॉस्टिंग, यहाँ पे चीजों को रिपीट किया गया है। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाई फायर, यहाँ पे सामान आपका जल करके राख हो गया, 500 रुपए का सामान था, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाई fire. So how will you deal with that type of statement? How will you finalize the final equation? ठीक है. So for the exam point of view and for your better understanding, that is very important. So some common assets and common liabilities I have put here. Cash, stock and debtor that are using in the all questions near about, तो सभी में यूज होता ही होता है। लाइबिलिटीज में क्रेडिटर रखा और कैपिटल को कैपिटल रखा है। तो एक तरफ से स्टार्ट करते हैं, अगर हमें किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी तो हम उसको असेट्स में, अदरवाइज लाइबिलिटीज में उसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई जो है काम वाम है आपको, आप रेडी हैं, एक्साइटेड हैं। तो देखिए, started business with cash rupee 1,20,000 and 40,000. Actually student doesn't matter what amount is given by the proprietor, but the thing which are given by the proprietor means मालिक ने जो भी सामान दिया वो हम कैपिटल ही बोलते हैं। तो जो सामान मालिक ने दिया उसका मॉनेटरी वैल्यू कितना है, 40,000 रुपए का सामान और 1,20,000 रुपए 1,20,000 का कैश नगद, तो 120 कैश एंड 40,000 फॉर द गुड्स। सो total 1,60,000 is given by the proprietor. 1,60,000 is given by the proprietor, that is very important. 1,60,000 is given by the proprietor, that is called capital. But out of 1,60,000 is proprietor given in form of, out of 1,60,000, 1,20,000 in form of cash and rest of the amount 40,000 in form of goods. And for the purpose of goods you are already using in the last videos stock, ठीक है। तो पूरा 40,000 आपने स्टॉक में रख दिया। डेटर से अभी कोई मतलब नहीं है, क्रेडिटर से भी अभी कोई मतलब नहीं है, यहाँ जीरो का जीरो रख दीजिए। और ये आपका पहला पॉइंट हो चुका। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। मेरा बच्चा
मालिक ने पैसे दिए, कितना पैसा दिया, 1,20,000 रुपये, तो ठीक 1,20,000 यहाँ 1,20,000 वहाँ। मालिक ने 40,000 रुपये और दे दिए, 40,000 रुपये नहीं दिए, गुड्स दे दिया, तो भाई गुड्स दिए तो गुड्स में रखूंगा, स्टॉक में रखूंगा, चूंकि पैसा मालिक ने अभी भी दिया तो क्या 1,20 और प्लस 40 अलग से थोड़ी दिखाऊंगा, सब एक ही में जोड़ दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट है रेंट रिसीव्ड। देखिए रेंट रिसीव्ड 5,000 आपने रेंट रिसीव किया है, तो व्हेन यू विल रिसीव्ड रेंट दैट इज योर इनकम, इनकम आपने रिसीव किया। हो सकता है कि आपके बिजनेस में आगे की तरफ 4-5 रूम निकला हो, उस रूम को आपने किराए पे दे रखा हो, तो किराए की वजह से आपके यहाँ रेंट मिलेगा। तो जब आपको रेंट मिलेगा 5,000, तो 5,000 से आपका कैश तो बढ़ जाएगा, चूंकि ये इनकम है और इनकम प्रॉफिट एक्सपेंस लॉस हमेशा जो है कैपिटल से ट्रीट किया जाता है, तो आपकी कैपिटल भी 5,000 से इंक्रीज कर जाएगा। और बाकी जगह इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप इसको टोटल कर देंगे। यहां आप लिखेंगे न्यू इक्वेशन। नाउ योर कैश इज 125 बिकॉज इंक्रीज बाय 5,000 एंड योर स्टॉक नो चेंज, सो 40,000। डेटर अभी तो जीरो ही चल रहा है, क्रेडिटर आपका जीरो, यहां बीच में इक्वल लगाते हैं, वैसे भी हमने डिवाइड कर रखा है तो आप समझ रहे होंगे। 165,000 आप किसी भी टाइम पे दोनों साइड इक्वल करेंगे बेटा, बराबर ही आएगा, इक्वल ही आएगा। ठीक है, आगे बात करिए। ये देखिए इंपॉर्टेंट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सैलरी पेड 2,000, सैलरी कितना पे किया 2,000 रुपए, और सैलरी आउटस्टैंडिंग 4,000। अच्छा ये बताओ, अगर किसी को आपने 2,000 रुपए की सैलरी दी और उसके बाद उसको बोला आपने कि भैया अभी 4,000 रुपए बाकी रह जाएगा, तो कुल कितनी सैलरी रही होगी उसकी? सर 6,000 रुपए रही होगी। भाई सीधी सी बात है कि आपने 2,000 उसको नगद दिया, नगद देने के बाद भी बोल रहे हैं कि नाउ 4,000 इज लेफ्ट, दैट इज द आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, सो धीरे धीरे चलेंगे। चूंकि खर्चा तो 6,000 रुपए था, तुम पे कर पाओ या नहीं कर पाओ उससे मतलब नहीं है, कुल खर्चा कितना था 6,000 रुपए था। खर्चा 6,000 होने की वजह से कैपिटल से आप माइनस कर देंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, सिर्फ पेमेंट करने या ना करने की वजह से आपकी लायबिलिटी या एक्सपेंस कम नहीं होते हैं। जितना खर्चा है उतना खर्चा माना जाएगा, पे करोगे तो कैश से, नहीं पे करोगे तो आपकी लायबिलिटीज जो है उतने अमाउंट से बराबर बरकरार रहेगी या बनी रहेगी। तो 6,000 रुपए से हमने कैपिटल को जो है यहां पे माइनस कर दिया है। क्यों? क्योंकि हमारे ये एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, 6,000, बट फॉर पेइंग दैट एक्सपेंस 6,000 यू आर एबल टू पे ओनली 2,000 इन कैश। तो आपने सिर्फ 2,000 रुपए कैश यूज किया क्योंकि आपके पास 2,000 रुपए थे, एंड 4,000 विच यू आर नॉट पेइंग इन कैश, दैट इज योर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, सो लाइबिलिटीज में जहां पे आपने क्रेडिटर रखा है वहां पे देखिएगा ध्यान से, आउटस्टैंडिंग सैलरी का एक हेड बन जाएगा, और ये माना जाएगा कि ये हेड पहले से बना था, और यहां पे आपका मान लिया जाएगा कि 4,000 रुपए जो है अभी देना बाकी है। सो द एक्सपेंसेस, सॉरी यहां पे जीरो रहेगा, यहां पे आप ऐड करेंगे 4,000। तो चीजें थोड़ा ध्यान दीजिए बेटा। आपके खर्चे कितने थे सर? 6,000 में 2,000 पे किया तो 2,000 कैश है मैंने। जो नहीं पे कर पाए वो लाइबिलिटीज के तौर पे आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से अलग से हेड बन जाता है, जिसको आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। हमारी बाकी की जिम्मेदारी जो लाइबिलिटीज में बनी हुई है 4,000 रुपये, बाकी यहाँ पे जीरो, यहाँ पे भी कोई चेंजिंग नहीं, यहाँ पे भी कोई चेंजिंग नहीं, और यहाँ से आप फिर से एक नया इक्वेशन फॉर्म कर देंगे। न्यू इक्वेशन 123 प्लस 40,000 नो चेंज, प्लस 0 प्लस 4,000 प्लस 1,59,000। ठीक है, वेरी इजी न्यू इक्वेशन। इसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस। अब की बात क्या है? प्रीपेड इंश्योरेंस। ये बताओ बेटा, अगर आपने इंश्योरेंस को प्रीपेड कर दिया तो अगर आपने नहीं पे किया होता तो आपकी लायबिलिटी होती। चूंकि आपने इसको प्रीपेड कर दिया, तो प्रीपेड जो होते हैं वो हमेशा असेट्स होते हैं। किसी के दिमाग में सर क्यों असेट्स होते हैं? अब तुम्हारा पैसा किसी और के पास पड़ा है तो प्रॉपर्टी तो तुम्हारी है, एडवांस में दिया है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस होने की वजह से यहाँ पे एक अलग से हेड बन जाएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस अभी तक वो जीरो चल रहा था, जीरो ऐसे ही, लेकिन इस ट्रांजैक्शंस के बाद क्या इफेक्ट पड़ेगा वो आप ध्यान से देखिए।
700 रुपए आपने प्रीपेड कर दिया, तो पहले पे करो या बाद में पे करो, अगर आपने पे किया है तो कैश तो माइनस होना ही होना है। यहां पे स्टॉक में कोई चेंजिंग नहीं, डेटर में कोई चेंजिंग नहीं, लेकिन जो आपका प्रीपेड है वो 700 रुपए से यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा। किसी के दिमाग में सर इंश्योरेंस तो खर्चे का पैसा, उसको हम कैपिटल से क्यों नहीं ट्रीट कर रहे हैं? खर्चा है बेटा, लेकिन अभी ये खर्चा नहीं, अभी अगले साल खर्चा बनेगा, तो जिस साल का खर्चा होगा उसी साल के कैपिटल से माइनस होगा। तो यहाँ पे 700 रुपये आपका कैश से माइनस होकर के बगल ही असेट्स में प्रीपेड 700 रुपये लग जाएगा। बाकी इसका कहीं पे कोई जो है बदलाव या कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, अब हम यहां पे स्टार्ट करेंगे न्यू इक्वेशन। कन्वर्ट कर लीजिए इसको, 700 माइनस होने के बाद 120 to 300, 1,22,300 रुपए बचे हैं आपके। यहाँ पे 40,000, यहाँ पे 0 इक्वल टू 700, 0 प्लस 4,000 प्लस 159,000। यहाँ पे आप इक्वल का साइन कर सकते हैं, ये इक्वल ही चल रहा है। ठीक है, ये इक्वेशन बन गया। अब अगला देखिए, रिसीव्ड इंटरेस्ट 7,000, 7,000 रुपये आपको ब्याज मिला है। ब्याज का मतलब हो सकता है कहीं पे आपने बहुत लंबी बाबा दादा की कमाई रही हो, जिसको आपने कहीं पे जमा कर रखा, तो वहां पे आपको ब्याज मिल रहा है। तो जो ब्याज आपको मिला वो कितना था? 7,000 रुपये था। तो 7,000 रुपये ब्याज होने की वजह से ये कैश में आपका 7,000 सीधे सीधे ऐड हो जाएगा। कैश कितना बढ़ गया? 7,000 से। बाकी यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ऐसा तो कुछ है नहीं इन सब आइटम में, ना स्टॉक है, ना डेटर है, ना प्रीपेड है। चूंकि 7,000 आपको ब्याज का पैसा मिला है, तो कैश के साथ साथ आपका कैपिटल भी इंक्रीज कर जाएगा, बिकॉज दिस इज योर इनकम। व्हाट इज इनकम? एंड 0 0, कोई चेंजिंग और नहीं होगी। ठीक है, न्यू इक्वेशन कंसीडर करिए यहां पे बेटा। न्यू इक्वेशन नाउ इट इज 129,300, 7,000 से बढ़ गया, 40,000, 0, 700 प्लस 0, 700, 0, अभी क्रेडिटर की बात नहीं हुई है, 4,000 और 66,000 रुपये हो जाएगा। ये 7,000 से इंक्रीज कर जाएगा। एंड नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 7,000, जिसकी कीमत कितनी थी? 5,000 रुपये। तो 5,000 का सामान आपने 7,000 रुपये में बेच दिया। तो ये ट्रांजेक्शन आप कई बार कर चुके हैं। 7,000 में बेचेंगे तो 7,000 रुपये आपका बढ़ जाएगा, लेकिन सामान कितने का बेचा आपने? सर उसकी कीमत थी 5,000 रुपये। 5,000 का सामान 7,000 में बेच दिया, 2,000 का प्रॉफिट। प्रॉफिट हमेशा कैपिटल से ऐड होता है। यहाँ बाकी में तो कोई चेंजिंग है नहीं, उधार उधार की कोई बात है नहीं, तो 0 ही ट्रीट किया जाएगा। बाकी आपका यहाँ से फिर से न्यू इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। न्यू इक्वेशन, बेचने से पैसा आया तो अब ये बढ़ जाएगा 136,300, 1,36,300। यहाँ आपका है 45,000, सॉरी रॉन्ग हो गया बेटा, 5,000 से माइनस हुआ है ना, तो 35,000 एंड 0 प्लस 700 एंड इक्वल टू 0 प्लस 4,000 एंड प्लस 2,000 से इंक्रीज करेगा, तो 1,68,000 आपका ये जो है बन जाएगा कैपिटल का। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं हम, थोड़ा सा देख लीजिए आप। हो गया बेटा। तो नेक्स्ट के बाद अब हम बात करेंगे गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। फायर जो है, आग से सामान जल गया है, कितना जला? 500। अगर बेटा कैश जलता तो कैश माइनस करते हैं आप, अगर आपका सामान जला है तो सामान माइनस करेंगे। 500 रुपये का स्टॉक आपका माइनस हो चुका है, और ये जो स्टॉक माइनस हुआ, चूंकि ये जल चुका है तो आपका लॉस हो गया, और लॉस का ट्रीटमेंट हमेशा कैपिटल से भी होता है। कैपिटल भी आपका 500 रुपये से कम हो जाएगा, बाकी 0 का 0 ही चलता रहेगा। ठीक है, अभी कर दीजिए फाइनल इक्वेशन।
136,300, यहाँ आपका हो जाएगा 34,500 रुपये। यह आपका जीरो 700 रुपये, जीरो प्लस 4,000 प्लस 1,67,500 रुपये। मुझे लगता है अब यार पे कोई जो है कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये यहाँ पे जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये था कि हमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस के ट्रीटमेंट कैसे किए जाते हैं। अगर ओनर जो है कैपिटल के साथ साथ गुड्स लाता है तो उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो चीज़ों को समेट दिया गया, चीज़ें जो है काफ़ी हद तक जो है कंट्रोल में आ चुकी हैं आपके अकाउंट इक्वेशन को लेकर के। इससे ज़्यादा बाहर ट्रीटमेंट नहीं जाएगा है। बाकी की बातें बेटा नेक्स्ट वीडियो में होगी। दैट इज एनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।